हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं हूं श्वेता और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग मैनेजमेंट यूनिट 1 में थ्योरीज एंड अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के कंसेप्ट, प्रोसेस और लेवल्स कौन कौन से हैं, फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरीज के साथ। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इन डेप्थ में बताने से पहले बताना चाहूंगी कि कितने थ्योरीज हमें पढ़ने हैं और किस थ्योरीज के अंदर कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज की बात करें हम लोग। क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ना है जो कि टेलर ने दिया है। नेक्स्ट हमें बात करना है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो कि हेनरी फ्योल ने दिया है, और ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट थ्योरी जो कि मैक्स वेबर ने दिया है। नेक्स्ट बिहेवियरल थ्योरी और नियो क्लासिकल थ्योरी जिसमें हमें ह्यूमन रिलेशनल थ्योरी पढ़ना है, बिहेवियरल साइंस थ्योरी को पढ़ना है, और मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जिसमें कि हम क्वांटिटेटिव, सिस्टम एंड कंटीजेंसी थ्योरी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन डेप्थ में इन थ्योरीज को। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी क्लासिकल थ्योरी से। क्लासिकल थ्योरी के अंदर सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी किस चीज पे बेस्ड थी और वो उसका क्या मानना था। तो क्लासिकल थ्योरी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं उनको वो सिर्फ एक मशीन्स की तरह, ऑर्गेनाइजेशन को एक मशीन की तरह ट्रीट करती थी, और जो ह्यूमंस वहां पे काम कर रहे हैं उनको उस मशीन के कंपोनेंट्स या फिर पार्ट्स की तरह ट्रीट करती थी। तो ह्यूमन फैक्टर को कहीं ना कहीं हमने देखा कि क्लासिकल थ्योरी में पूरे तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है, जो कि बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं था, बिकॉज ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन फैक्टर के ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, अब उसे नेग्लेक्ट करना इज नॉट दैट गुड। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं नियो क्लासिकल थ्योरी आया और फिर हमारा मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी आया क्लासिकल थ्योरी के बाद। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिकल थ्योरी में, चलिए आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के ऊपर। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमारा फेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया है, जिसको हम टेलरिज्म थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में क्या आता है हमारा, अब देखिए, जो फेडरिक विंस्लो टेलर थे उनको कहीं ना कहीं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता था, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता था। उनके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स नोट्स में डाल दिया है, उसको आप आराम से पढ़ सकते हो उस क्लास के बाद कि कौन थे फेडरिक विंस्लो टेलर, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस थ्योरीज के अंदर। तो वो आप इन डिटेल्ड आराम से पढ़ लेना। चलिए आगे आते हैं कि क्या क्या। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी था ना, उसमें कुछ कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया है टेलर ने, टेक्निक्स बताया है, तो वो सब हम आगे इन डेप्थ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें, इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट इज दैट आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। अगर आपको याद है तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो फेडरिक विंस्लो टेलर है उनका ये मानना था कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों से किस तरीके से काम कराएं और किस तरीके से, इस तरीके से काम कराना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने वर्कर्स से कि वो बेस्ट और चीपेस्ट वे में उस काम को करके दे। तो फेडरिक विंस्लो टेलर का यही मानना था कि हम अपने लोगों से काम तो कराएं लेकिन कुछ इस तरीके से कराना है कि हमें इफेक्टिवली वो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उसे कम से कम में, कम से कम लागत बोल लो या कम से कम चीप वे में, चीपेस्ट प्राइस पे हमें काम को करके दे दे। तो ये फेडरिक विंस्लो टेलर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था मैनेजमेंट को लेके। नेक्स्ट हम इसमें बात करें, अब फेडरिक विंस्लो टेलर जो कि मैंने बोला कि अब उन्होंने ना बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रिंसिपल्स दिए हैं। अब हम आते हैं कि उनके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, उसके बाद हम उनके टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले फेडरिक विंस्लो टेलर का प्रिंसिपल क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, उन्होंने बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। काम हम कर रहे हैं साइंस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक प्री डिटरमाइंड अप्रोच को फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क हियर। तो उनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि जो भी चीजें हो रही है हमें साइंटिफिकली लेके चलना है, साइंस को मान के करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम मान ले जो पहले से चली आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग काम करना इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, नॉट अ मैंडेटरी वन। तो उन्होंने यही चीज बोला कि scientific management requires scientific study and analysis of each element of a job in order to replace that old rule of thumb method. Decisions should be taken on the basis of facts rather than the opinions and beliefs. उन्होंने सिंपली ये बोला कि जो हम डिसीजंस लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कुछ इस तरीके से लेना है कि वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित हो, बोले तो कि जो रियलिटी हो उसके ऊपर बेस्ड हो, ना कि कोई भी ओपिनियंस या बिलीव्स, बोल सकते हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप के थॉट्स प्रोसेस के ऊपर बेस्ड हो। तो उनका ये मानना था इन चीजों को खत्म करो,
साइंस के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे, साइंटिफिकली हमें काम करना है। जो नई चीज है उस पे काम करो ना, अपना जो फैक्ट है, जो रियलिटी है उसके ऊपर काम करो। नेक्स्ट होता है तुम्हारा हार्मोनी इन ग्रुप्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब उन्होंने बोला कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये उनका सेकंड प्रिंसिपल था। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है यहाँ पे कहने का, अब ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पे लोगों में यूनिटी एक फॉर्म होना चाहिए, लोग एक तरीके एक इकट्ठे कोऑर्डिनेट होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग काम तो कर रहे हैं, अब वहां पे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी कैसे होगा, सब लोग अपने वे में काम कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं समझ रहा है, किसी के वर्क फंक्शंस को नहीं समझ रहा है, किसी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ रहा है। अगर हम एक दूसरे के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कोऑर्डिनेट करके इकट्ठे काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी लेवल भी तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज होगी। तो वही वो बोल रहे हैं कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यहाँ पे इसको मैंने अदर टर्म्स में लिख दिया है कि हार्मोनी इन ग्रुप एक्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब जिस ग्रुप में हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा हार्मोनी, मतलब कि एक क्या बोले काम, या फिर बोल सकते हैं आप शांति से चीजें होनी चाहिए, तभी ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सकेगी। कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है वर्कर्स के बीच में, वो कोई सीन नहीं कर रहा है, उसे देखा नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी लेस प्रोडक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें इकट्ठे ग्रुप में कोऑर्डिनेट करते हुए काम को लेकर चलना है। नेक्स्ट आपका हो गया कोऑपरेशन मैनेजमेंट। कोऑपरेशन मैनेजमेंट बोले तो कि जो भी मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया कि अगर कोऑपरेशन नहीं होगा वर्कर्स के बीच में तो किस तरीके से हम काम को स्टैब्लिश कर सकेंगे, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही वो बोल रहे हैं कि कोऑपरेशन management can expect higher profits only if the workers with maximum efficiency than the management comes फॉरवर्ड रिकॉग्नाइजेस देयर एफिशिएंसी एंड रिवॉर्ड देम। बोलने का मतलब ये है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसीज को यूटिलाइज करें। अब इन द बिगिनिंग जो वेरी फर्स्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने बताया था वर्ड इफेक्टिव और एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट किया था। वहां हमने एफिशिएंसी को क्या बोला था, मैंने ह्यूमन फैक्टर को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। तो वही वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे वर्कर्स जो काम करें उसको अपने मैक्सिमम एफिशिएंट से करना है, वर्कर्स को इस तरीके से करना है कि जो वो काम करे उसका कुछ ना कुछ आउटकम्स रिवॉर्ड हमें मिल सके। वो कॉपरेशन जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन वर्कर्स के बीच में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड और आउटकम लेके आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें मैक्सिमम आउटपुट। अब मैक्सिमम आउटपुट बोले तो वो उनका कहने का ये मतलब था कि मोर आउटपुट enables the workers to earn more remuneration. Both the management and workers are interested in maximizing protection. अब इसमें ये बोलना है कि जितना ज्यादा आउटपुट आएगा वो कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट के लिए बेनिफिट तो है ही, कहीं ना कहीं वर्कर्स के लिए भी बेनिफिटेड है वो, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आउटकम बढ़ रहा है, रिवॉर्ड्स बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ वर्कर्स के लिए भी तो बेनिफिट है। उनके हो सकता है कि रेम्युनरेशन जो सैलरी वेजेस है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट को अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो उनके सैलरी जो दे रहे हैं वर्कर्स को उसको भी हो सकता है वो बढ़ा के दे, बोनस दे। तो इन सारी चीजों का भी बेनिफिट हमारे वर्कर्स को मिलता है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने एम्फेसाइज करके बोला कि आप काम को करो, आप इस तरीके से काम करो कि एफिशिएंटली करो और इस तरीके से करो कि कम से कम में आप मैक्सिमम रिवॉर्ड्स और आउटपुट दे सको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैक्सिमम रिजल्ट आपको एट द एंड मैक्सिमम रिजल्ट या आउटकम मिल सके उस काम का। नेक्स्ट बात करें डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। अब जो वर्कर्स है उनके भी डेवलपमेंट पे द वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड एंड ट्रेंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। इनका ये कहने का मतलब था अब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हायरिंग्स कर रहे हैं वो इस तरीके से हमें वर्कर्स की करनी है कि जो सही जगह पे हम सही वर्कर्स को ला सके। अगर हमने किसी और पोजीशन के लिए किसी और टाइप के वर्कर्स के स्किल्स को हायर कर लिया तो हो सकता है वो काम इफेक्टिवली नहीं हो पाए, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है, लो प्रोडक्टिविटी पे ऑर्गेनाइजेशन जा सकते हैं, जो कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक बिग डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें वर्कर्स के डेवलपमेंट तभी होगा जब हम सही जगह पे सही वर्कर्स को लाके काम कराएं। तो इसीलिए बोल रहा है कि वर्कर्स का डेवलपमेंट भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी है। ये फेयल का मानना था, ये टेलर का मानना था कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हम बात करें लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के।
अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो मानता था उसका कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म, थ्योरीज है, अब थ्योरीज है तो उसमें लिमिटेशंस क्रिटिसिज्म तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या लिमिटेशंस थे। टेलर ने क्या क्रिटिसाइज किया कि पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग बोथ एम्प्लॉयर, उनका ये था, उनका तो ये मानना था कि जो ह्यूमंस है उनको पार्ट ऑफ मशीन्स की तरह ट्रीट किया उन्होंने। ये बोला उन्होंने, साइंस को बहुत एम्फेसाइज किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि फैक्ट्स के ऊपर काम करो। तो उनके लिमिटेशंस ये थे कि उन्होंने बोला सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग इज अ मिसलीडिंग कंसेप्ट। अब जो हम प्लान कर रहे हैं चीजों को और जो काम कर रहे हैं वो दोनों अलग चीजें हैं। प्लान करते हैं और उसके ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने प्लान कुछ और किया और काम किसी और तरीके से हो रहा है, तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं है काम करने का। नेक्स्ट है इट लेज टू एम्फेसिस ऑन इंजीनियरिंग साइड। हाँ, अब उन्होंने तो बोला था कि साइंटिफिकली हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं एक साइड तो बोले तो उनका झुकाव ज्यादा है कि हाँ आप साइंस के अकॉर्डिंग चीजों को देखो। अब पहले हो सकता है कि पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्म्स होंगी हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक हो, लेकिन टेलर फ्यॉल के सॉरी विंस्लो टेलर के अकॉर्डिंग ये था कि नहीं नहीं, तुम फैक्ट्स और रियलिटी पे काम करो, पहले से क्या बेस्ड है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक फील्ड को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, जो बोल सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड को उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके बताया है। जो कि मैंने बताया था अभी, ह्यूमन, ये आपका पॉइंट क्या बताता है कि ह्यूमन फैक्टर्स को नेग्लेक्ट किया है इन्होंने, ह्यूमन को सिर्फ एक मशीन्स या कंपोनेंट्स ऑफ मशीन की तरह ट्रीट किया, वो भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म है। बात तो सही नहीं है ना, अब ह्यूमन काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के, ह्यूमन फैक्टर को ही आप नेग्लेक्ट करके चल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज नॉट गुड। तो ये भी इनके क्रिटिसिज्म में ही आया था। नेक्स्ट हम बात करें, सॉरी नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके अलावा टेक्निक्स भी हमें पढ़ना है। तो क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, इसके बहुत सारे लिमिटेशंस है, आप एक एक करके गो थ्रू कर सकते हो क्या क्या लिमिटेशंस है। जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोला गया है कि इट इज डाउटफुल वेदर द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कैन बी रियली मेजर्ड। अब इन्होंने क्या बोला कि अब जो काम हो रहा है क्या हम उसको एक्चुअल में मेजर कर सकते हैं, कितना काम हो रहा है, कितना परसेंटेज, कितना यूनिट, नहीं। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है काम को मेजर करना कि वर्कर्स कितने यूनिट, कितना परसेंटेज ऑफ काम कर रहे हैं। तो ये उनका मानना था, जिसके कारण साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज एंटी सोशल बिकॉज इट एम्ड एट एफिशिएंट वर्कर्स ओनली। सही बात है, फिर से ये वर्कर्स के ऊपर एम्फेसाइज करके बता रहे हैं कि एंटी सोशल क्यों, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर्स को नेग्लेक्ट किया गया। सिंपल वर्ड से बता रहा है क्योंकि ह्यूमंस नहीं है वहां पे, ह्यूमंस के इमोशंस को नेग्लेक्ट किया गया, ह्यूमन फैक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, इसीलिए इसे एंटी सोशल हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे रहे थे कि वर्कर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं बस वो इफिशियंटली काम करें, हम ह्यूमन एफर्ट्स को सही जगह पे सही तरीके से बस यूटिलाइज करें, और हमें कोई मतलब नहीं है कि ह्यूमन के इमोशंस, ह्यूमन फैक्टर्स वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन सारी चीजों को नेग्लेक्ट किया गया प्रॉपरली इसमें, इसीलिए एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बना यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए मैं टेक्निक्स पे आके बताती हूँ कौन कौन से इसमें टेक्निक्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट में। सबसे पहले हमारा टेक्निक्स था ये एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम बात करें तो सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, सबसे पहला पॉइंट। अब इससे आप क्या समझ रहे हो, इससे टेलर ने ये बताने का ट्राई किया कि सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, अब जो आप प्लान कर रहे हो और जो आप एक्चुअल में काम कर रहे हो दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। एक फ्रेज से आपने कहीं सुना होगा, एक फ्रेज आपने सुना होगा, वो क्या होता है कि जो सोचे और जो कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है, जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें एक जैसी ही हो, जैसा हमने सोचा वैसा हमने कर लिया। तो वही वो कह रहे हैं कि जो प्लान करते हैं वो और कहीं ना कहीं जो हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कहीं ना कहीं डिफर कर सकता है, वो हमें एलिमेंट्स बताता है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का। हो सकता है दोनों चीजें सेम ना हो कहीं ना कहीं। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर जो फ्योल थे उन्होंने क्या बोला कि फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन इंचार्ज एंड प्लानिंग इंचार्ज को इंट्रोड्यूस किया। प्लानिंग इंचार्ज में अब आपका जो कि पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोसीड्यूर्स को फॉर्मुलेट करेगा, वो सारे आपके प्लानिंग इंचार्ज में आ गए। प्रोडक्शन इंचार्ज वाले लोग सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी फंक्शंस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट बात करें प्लानिंग इंचार्ज में आपके क्या क्या आ गए, रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का क्या काम हुआ आपका,
यहाँ पे मैंने पॉइंट में ही मेंशन किया है कि हिज जॉब इज टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड इन एनी वर्क। किस सीक्वेंस में कौन से स्टेप्स फॉलो होने चाहिए काम को करते वक्त, ये आपका रूट क्लर्क बताता है। किस वे में काम को करना है, क्या पाथ फॉलो करना है आपको काम को करते वक्त। इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क ये बताता है कि किस तरीके से आपको उस काम को करना है, क्या वे होना चाहिए उस काम को करने के लिए। आपका स्टेप या सीक्वेंस तो रूट क्लर्क डिफाइन कर दे रहे हैं कि हाँ आपको ये स्टेप या सीक्वेंस में जाके काम को कंप्लीट करना है, लेकिन उस स्टेप या सीक्वेंस में किस तरीके से आपको काम को करना है वो आपको इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क डिटरमाइन करेंगे कि हाँ आप इस वे में इस काम को अकॉम्प्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब ये अपने टर्म से ही क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर को लेके चल रहे हैं। अब बोले तो जैसे आप जो भी काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं उनको प्रॉपरली कर रहे हैं, तो अब कितने टाइम में वर्कर्स उस काम को अब फिनिश कर रहे हैं, अकॉम्प्लिश कर रहे हैं, क्या टाइम हमने सेट किया था उस टाइम से एक्सीड कर रहे हैं, उस टाइम से कम है, क्या प्रोडक्टिविटी लेवल है, ये सारी चीजें टाइम एंड कॉस्ट पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगी कितने समय में काम कर ले रहे हैं। अब मैंने वर्कर्स का अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्कर्स का जो टाइम डिटरमाइन है वो एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स कि वर्कर्स आर नॉट दैट प्रोडक्टिव। अगर वो लो है जो हमने टाइम डिसाइड किया था, अगर उस टाइम फ्रेम से कम है जिसमें वर्कर्स काम करके दे रहे हैं, तो दैट मीन्स वर्कर्स आर वेरी मच प्रोडक्टिव। जो हमने सोचा था उससे नीचे है। तो नेक्स्ट, कॉस्ट क्लर्क की मतलब जो कॉस्ट हमारा लग रहा है उस काम को करने के लिए वो भी कम से कम में हो सके, एक प्रॉपर कॉस्ट लगना चाहिए, एक प्रॉपर कॉस्ट में हमारे काम को करके दे दे वर्कर्स, वो आपका कॉस्ट क्लर्क बताता है। वो इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि जो सही दाम है उस पे काम हो सके, जो सही प्राइस है उस प्राइस पे वर्कर्स काम को करके दे दे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज, sorry, that first I discussed you about that production incharge। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर हमारे आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके समझने के लिए, ये आपके प्रोडक्शन इंचार्ज में आते हैं, ठीक है। just hold on, I'm getting confused here now, just hold on, I'm getting it clear। so ये आपके प्लानिंग इंचार्ज हो गए जो रूट क्लर्क हो गए, दैट्स योर प्लानिंग इंचार्ज। और ये जो आपके गैंग बॉस वगैरह हो गए ये आपके प्रोडक्शन इंचार्ज हो गए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए। जस्ट होल्ड ऑन, व्हाट्स हैपनिंग टुडे, आई एम नॉट इवन गेटिंग इट, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्शन इंचार्ज में हो गए। ऊपर मैंने प्लानिंग इंचार्ज डिस्कस कर दिया। अब प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन कौन आते हैं? गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या काम होता है? जितने भी मटेरियल्स या टूल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हिज ड्यूटी इज टू कीप ऑल द मटेरियल्स एंड टूल्स रेडी सो दैट द वर्कर्स कैन स्टार्ट देयर वर्क विदाउट एनी डिले। जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लग रहे हैं उसको सही समय पे उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखने का काम हमारे गैंग बॉस का होता है, ताकि जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो, काम स्टार्ट हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस काम को स्टार्ट करने में वर्कर्स को कोई देरी ना हो। वो काम जब वो सोचे तो वो स्टार्ट हो जाए। अब इक्विपमेंट्स टूल्स को अरेंज करने में कोई टाइम वेस्टेज ना हो वहां पे। नेक्स्ट हम बात करें स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम होता है कि जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो कम से कम समय में जल्दी से जल्दी हमें वो वर्कर्स करके दे दे। ये स्पीड बॉस का ध्यान रखने का काम होता है। रिपेयर बॉस की बात करें, रिपेयर बॉस जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स गैजेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम यूज कर रहे हैं उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो ध्यान रखना होता है वो रिपेयर बॉस रखते हैं कहीं ना कहीं। इंस्पेक्टर का काम होता है कि जो भी हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनमें क्वालिटी होना चाहिए, उसको मॉनिटर करने का काम हमारा इंस्पेक्टर का होता है। वो देखते हैं कि चीजें सही ढंग से हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्वालिटी है या नहीं है उन चीजों में जो चीजें हो चुकी है। डिसिप्लिनरियन का काम होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, तो कंफ्लिक्ट तो आएंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हुए वहां पे एक कोडम मेंटेन करके चलना है, हमें एक डिसिप्लिन वहां पे नॉर्म्स फॉलो करते हुए काम को करवाना है। नेक्स्ट, वही यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में बता दिया कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सारे वर्कर्स के बीच में और उस नॉर्म्स पे काम होना चाहिए, तभी तो वहां पे डिसिप्लिन में काम हो सकेगा ना।
नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉब एनालिसिस का। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जॉब एनालिसिस, वैसे हम आगे आने वाली यूनिट्स में भी हम जॉब एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको आगे आने वाले यूनिट्स में जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशंस वगैरह डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगी कि क्या होता है। इट्स नॉट मैंडेटरी हियर टू स्टडी, ठीक है, तो मैं उसको आगे आने वाले यूनिट्स में, जिसमें प्रॉपरली हमें पढ़ना है एचआरएम की यूनिट्स में, मैं उसमें कवर कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, होल्ड ऑन, गेटिंग इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यॉल के फंक्शंस को बात करेंगे और हेनरी फ्यॉल के थ्योरी को बात करेंगे, जिसने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हमारा दिया है, ठीक है। तो चलिए फ्यॉल फंक्शंस में चलते हैं, हेनरी फ्यॉल के एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पे हम चलते हैं। अब हेनरी फ्यॉल जो थे, उनका जो प्रिंसिपल्स था वो बहुत फेमस है भाई, वो बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, उससे हर बार यूजीसी नेट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इधर इट कैन बी अ ट्विस्टेड वे और अ डायरेक्ट वे, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल्स आपको क्लियर है तो आप वो क्वेश्चंस को पकड़ लोगे, वहां पे आप नहीं फंसोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए हेनरी फ्यॉल में क्या था। तो हेनरी फ्यॉल के भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यही हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में भी ह्यूमन फैक्टर्स को कहीं ना कहीं उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, नेग्लेक्ट किया गया था, बस उनके एफिशिएंसी पे काम होता था कि जितने ज्यादा एफिशिएंट वर्कर्स को वो हायर कर सके, काम निकलवा सके वर्कर्स से। तो जो फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी फ्यॉल के, सॉरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का फंक्शंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं उसको डिस्कस करते हुए बताती हूँ कि क्या क्या फंक्शंस आपको कवर करने हैं, जिससे हर बार लगभग एग्जाम में क्वेश्चंस देखा गया यूजीसी नेट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क टर्म से ही क्लियर हो रहा है, जहां पे वर्क को हम प्रॉपरली डिवाइड कर सके, किससे कौन सा काम करवाना है, कौन से डिपार्टमेंट में किस वर्कर से कौन सा काम कराना है, ये हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, इन सारे डिपार्टमेंट्स को हम डिवाइड करेंगे, वर्कर्स को डिवाइड करेंगे कि किससे हमें कौन सा काम कराना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्क को डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, उसको हम डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दो वे में फ्लो करती है। ऑथोरिटी आपका टॉप टू डाउन जाता है, क्योंकि वो टॉप लेवल से लोअर लेवल पे जाता है, मिडिल से लोअर, ठीक है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका बॉटम टू अप जाता है। मतलब हो सकता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हो सकता है कि जो भी वर्कर्स को काम दिया गया है वो उसको रिपोर्ट करने का काम हायर ऑथोरिटीज को करते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला गया है। हो सकता है एडवाइस दे सकते हैं वो अपने हायर ऑथोरिटीज को किसी काम के ऊपर। तो ऑथोरिटी आपका क्या हो गया, ये टॉप टू डाउन जाता है, जहां पे जो हायर लेवल होते हैं ना, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स को ऑर्डर देने का काम करते हैं। तो ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये टॉप टू डाउन जाएगा आपका, टॉप टू डाउन, और ये आपका जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर जाने का काम करता है। जो भी लोअर लेवल वाले लोग होते हैं वो लोग हायर ऑथोरिटीज को रिपोर्ट करने का काम करते हैं इसमें। नेक्स्ट हो गया आपका डिसिप्लिन। अब ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, लोग हैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं चीजें हो सकता है कि कोई एक वर्कर है, उसे दूसरे वर्कर का काम नहीं समझ में आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, वहां पे चीजें हो सकता है उतना नॉर्मलाइज वे में नहीं चले। तो ये भी काम जो फ्यॉल ने बोला है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों से काम करा रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने का बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा वो स्मूथली रन कर सकेगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ डिसिप्लिन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन while working with our organizations and the workers which they are working in our organization. नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। अब ज्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है यूनिटी ऑफ कमांड में और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है। तो आज इसको क्लियर कर लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चंस बने हैं और बहुत बार बच्चे फंसे हैं और जिसके कारण ये क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में। यूनिटी ऑफ कमांड में आपका क्या होगा, एक एम्प्लॉय जो है वो एक ही बॉस से ऑर्डर्स रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है। एक एम्प्लॉय का जो रिपोर्टिंग मैनेजर होगा वो एक ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो फाइनेंस का बंदा है वो अपने फाइनेंस वाले मैनेजर्स को भी रिपोर्ट कर रहा है, उनसे भी ऑर्डर्स ले रहा है, एचआर वाले मैनेजर से भी ऑर्डर्स लेगा, ऐसा नहीं होता। यूनिटी ऑफ कमांड में बोलता है कि वन सबऑर्डिनेट्स विल हैव ओनली वन बॉस। इसमें आपको सिंपल यही समझना है।
कि एक सबऑर्डिनेट का एक ही कोई बॉस होगा, रिपोर्टिंग बॉस होगा जिसे वो रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में समझा देती हूँ। इफ देयर आर टू सुपीरियर्स फॉर एन एम्प्लॉय, ही विल नॉट नो whom he have to report those। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि फाइनेंस वाले ही मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, अब उसके मान लो 2 सुपीरियर्स आ गए उसके ऊपर, अब उसको तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई कि किसे रिपोर्ट करूं मैं, किसे नहीं रिपोर्ट करूं, वहां पे बहुत क्योस क्रिएट हो जाएगा देखा जाए तो दैट इज नॉट गुड ना। इसीलिए यहाँ पे बोला फ्योल ने कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोले तो कि जो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रही है वो एक सिंगल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करेगी, ठीक है, हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक ही गोल या ऑब्जेक्टिव्स होगा जिसपे सारे वर्कर्स इकट्ठे काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस गोल के अटेनमेंट या अकॉम्प्लिशमेंट के लिए। अब ऐसा नहीं कि हर वर्कर्स का अपना अपना गोल होगा, नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को लेकर काम करना है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स होगा जिसके लिए सारे वर्कर्स काम करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो सकता है कि the group will have a single goal for which the group will work। तो यहाँ पे एक सिंगल गोल बोल रहे हैं हम, कीवर्ड में ले सकते हैं कि एक वन गोल हो सकता है, वहां पे हमारा था वन सबऑर्डिनेट एंड वन बॉस, ठीक है, ये भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ पे चीजें, वन सबऑर्डिनेट एंड एक ही बॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन इंटरेस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज का जो भी गोल्स मोटिव्स है उनको वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपना अकॉम्प्लिश करने के लिए देखें। अब ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे हो सिर्फ अपने गोल्स अटेनमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को नेग्लेक्ट कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को अपने गोल्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी लेकर चलना है, अपने डेवलपमेंट को देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट्स को भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को फॉर्मुलेट करें और उसे अकॉम्प्लिश करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। अब जो वर्कर से आप काम करा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें ये भी ध्यान देना है कि उनको जो सैलरीज पेड होंगी ना वर्कर्स को, जो हम उनसे काम करा रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है कि वो फेयर होना चाहिए और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके हमारे वर्कर्स को। ऐसा नहीं है कि अनफेयर हो, अनजस्टिस हो, नहीं, ऐसा नहीं। जिसके पोजीशंस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके हिसाब से फेयरली उन्हें पे होना चाहिए, जो कि उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट्स और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो अगर सेटिस्फाइड होंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे, वो अपने काम को एफिशिएंटली करेंगे और सही टाइम पे कंप्लीट करके देंगे। नेक्स्ट हो गया सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन टर्म हमें ये बोलता है ना कि जो ऑथोरिटी है वो एक सिंगल पर्सन के पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो पावर है वो किसी एक सिंगल के पास रहेगा, वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। तो जो पहले फ्योल ने बोला कि पहले ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो सेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा बिलीव करती थी, वो बोलती थी कि जो अथॉरिटी है वो एक के पास रहे। अब पावर एक के पास रहेगा तो यहाँ पे क्या अराइज हो सकता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही इंसान के पास पावर है, अगर जो वर्कर्स है दूसरे मतलब हो सकता है कि वर्कर्स के पास भी बेस्ट एडवाइजेस एंड सजेशंस हो सकता है वो डर के अपने सीनियर्स को नहीं बोल रहा है, पावर तो एक ही सिंगल हायर अथॉरिटी के पास ही है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहां पे एक फ्रीडम होना चाहिए कि वर्कर्स भी अपने सजेशंस एंड एडवाइस को रख सके, उनको भी भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ताकि उनके एडवाइजेस एंड सजेशंस अच्छे हो तो उसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके। स्कैलर चेन। स्कैलर चेन क्या हो गया कि अब ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो एक फ्लो ऑफ चेन में काम करता है। जैसे कि टॉप हो गया वो मिडिल में जाएगा, टॉप टू मिडिल हो गया, मिडिल टू लोअर हो गया। तो ये जो स्कैलर चेन बन रहा है ना वो इसी तरीके से रहना चाहिए ताकि कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्लिक्ट अराइज ना हो, ये एक सीक्वेंस में चले। तो यहाँ पे बहुत फेमस एक आया था गैंग प्लान। अब गैंग प्लान क्या था, अब वो बोल रहा था ना कि जो ये हम चेन चला रहे हैं वो ब्रेक हो जाता है डायरेक्टली। क्या होता है ना कि जो लोअर लेवल है वो टॉप लेवल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इसी को हम गैंग प्लान बोलते हैं, जहां पे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर से। तो ये इससे भी बहुत बार यूजीसी नेट मैनेजमेंट में क्वेश्चंस देखने को मिला है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा आपको कि क्या है गैंग प्लान। So if E wants to communicate anything to I, he will route to
सपोज करो डी सी ए बी, अब जैसे लोअर लेवल है उनको किसी चीज को रिपोर्ट करना है, इन्फॉर्म करना है, तो वो सबसे पहले मिडिल को करेंगे फिर टॉप को करेंगे। उनके पास ये पावर नहीं दिया गया, उनको ये अथॉरिटी नहीं मिली कि आप डायरेक्टली टॉप लेवल से कोऑर्डिनेट कर सको। तो गैंग प्लान ये बोलता है कि आप डायरेक्टली जाके टॉप लेवल को ये चीज बताओ ना। जो टाइम लग रहा है मिडिल से हायर के पास जाने में, वो टाइम भी बचेगा आपका। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज को ब्रेक किया उन्होंने, इस चेन ऑफ कमांड को, इस स्केलर चेन को ब्रेक करके बताया कि आप डायरेक्टली रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बना सकते हो अपने टॉप लेवल के साथ भी। नेक्स्ट आपका है ऑर्डर। ऑर्डर मींस कि अब जो है दो टाइप्स के ऑर्डर मैंने इसमें इंक्लूड किया है, मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि मटेरियल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर्स जो कि प्लेस पे लाई करता है, जो भी आपका है, जो भी मतलब मटेरियल, अब जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम कोशिश करते हैं वो काम को एफिशिएंटली कम से कम में कर सके। तो अब जो भी लॉसेस हो रहा है उन सब के ऊपर ध्यान रखते हुए वो ऑर्डर्स को फ्लो करता है, ताकि जो भी काम हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली मटेरियल को यूटिलाइज करके काम किया जा सके। सोशल मतलब कि सही आदमी को सही जगह पे रखना, जो भी जॉब है, जो पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आदमी को उस जगह पे रखना, दैट इज योर सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी अपने आप में बताता है कि समानता, एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फेयरनेस, काइंडनेस, जस्टिस सब कुछ होना चाहिए। एक एम्प्लॉइज जब काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके साथ फेयर ट्रीट करो, काइंड रहो, और एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ अनफेयर या इनजस्टिस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तीन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कराना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब ये बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान काम कर रहा है, जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अब हम देखते हैं ना कि जॉब में ऐसा होता है कि 6 मंथ के बाद स्विच कर लिया किसी ने, फिर 6 मंथ्स के बाद कर लिया। तो ये जो है ना, ये स्टेबल होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं बंदे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कहीं ना कहीं उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुकेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्योल ने ये बोला कि ये जो स्टेबिलिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हमारे लोग काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम उन्हें सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो वो आराम से रुक सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है अपने काम से, तो ऑब्वियसली ज्यादा दिन तक रुकेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू हिम, जस्ट वेट, होल्ड ऑन, या सो इनिशिएटिव क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू हिम, फ्रीडम टू थिंक, एक्ट, इज दैट व्हाट इनिशिएटिव इज। अब एक एम्प्लॉय है, जो मैंने ऊपर बताया, एम्प्लॉय को इतना तो फ्रीडम दो यार कि वो अपने अकॉर्डिंग सोच सके। अगर उसे कोई बेस्ट सजेशंस आ रहा है तो उसको कन्वे कर सके हायर अथॉरिटी तक वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगी। तो ये इनिशिएटिव दो, आप एम्प्लॉयज को इतना फ्रीडम दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो चीजों को प्रॉपरली कन्वे कर सके। अगर उनके पास भी कुछ अच्छा है तो वो बता सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट करे, वर्कर्स को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट करे, और ये वर्कर्स के मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएगा कि हाँ, उनके भी सजेशंस कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आ रहे हैं। नेक्स्ट हो गया आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसमें मैं यहाँ पे सिंपल वे में लिख देती हूँ ताकि आपको, ये टीम स्पिरिट की कहीं ना कहीं बात करता है। आप इकट्ठे एक टीम में कितने अच्छे से काम कर रहे हो, दैट्स व्हाट स्पिरिट डी कॉर्प्स टॉक्स अबाउट, कि उस टीम में कितना स्ट्रेंथ है, यूनिटी है काम करते वक्त। तो ये सारा आपका स्पिरिट डी कॉर्प्स बताता है कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, तो किस तरीके से यूनिटी में काम करना है आपको, सारे लोगों के साथ इकट्ठे कोऑर्डिनेट करके काम करना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको, दूसरे लोग जैसे काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को चलाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अपने सजेशंस को भी दो और दूसरे के भी सजेशंस को हमें सुनना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दैट्स व्हाट स्पिरिट डी कॉर्प्स टॉक्स अबाउट। अब फ्योल के फंक्शंस को बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने अर्लियर लेक्चर्स में भी आपको बताया था, मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ। उन्होंने बोला है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है आपका? प्लानिंग, जो भी चीजें आप करने वाले हो उसके बारे में पहले से डिसाइड करना, दैट्स व्हाट प्लानिंग कॉल्ड। अब आप कल फिर से क्लास लेने वाले हो, अब क्लास दूसरे टाइम पे होता है या फिर इसी टाइम पे होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान करोगे ना कि हाँ, मुझे इस टाइम पे फिर से आके क्लासेस लेनी है। तो दैट्स व्हाट प्लानिंग कॉल्ड। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना, जो भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स हो गए, तुम्हारे फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए, और भी जितने मटेरियल्स, सब कुछ हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करके एक सीक्वेंस के तहत काम करते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग इस फंक्शंस को, इसीलिए फ्योल ने फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को बहुत इंपॉर्टेंट बताया। ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है चीजें। कमांडिंग,
कमांडिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस। कमांड करना, लीड करना, दैट्स इज द सेम थिंग ओनली। आप किस तरीके से वर्कर्स को कमांड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपके कमांडिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट हो गया आपका कोऑर्डिनेटिंग। अब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने टीम या ग्रुप को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो, किस तरीके से उन्हें मैनेज कर रहे हो, दैट्स व्हाट कोऑर्डिनेटिंग कॉल्ड। कंट्रोलिंग, अब जो हम काम करा रहे हैं उनसे, उसके ऊपर मॉनिटर करना कि वो सही ढंग से मेरे ग्रुप या फिर जो भी मैंने टीम फॉर्म किया वो काम कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे हमें करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, कहाँ पे हमें उन्हें गाइड करने की जरूरत है, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग ध्यान रखती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर दूंगी कि ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट थ्योरी जो कि मैक्स वेबर ने दिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट थ्योरी का नेक्स्ट सेशन मैं उसी एक थ्योरी से स्टार्ट करूंगी कि ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट थ्योरी क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद द नेट वाला भैया। थैंक यू सो मच फॉर दिस।